बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। होता क्या है, वह अधिकतम भार क्या होता है, वह अधिकतम भार जो मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर असफल हुए बिना वह अधिकतम भार जो मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर असफल हुए बिना संपूर्ण भार को वहन कर सकती है, वह मृदा की धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, ऐसे आपको आसान शब्दों में बताऊं तो मान लीजिए कोई सतह है। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक हाइलाइटर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने लोड लगाया। ठीक, इसके ऊपर कितना हम लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए हमने इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन लोड लगाया। अगर इसकी क्षमता 5 किलो न्यूटन है और आप इसके ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर इसकी क्षमता 5 किलोमीटर है, आप 4 किलो न्यूटन लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो वही चीज सॉइल में होती है। वह अधिकतम भार जो मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर असफल हुए बिना संपूर्ण भार को वहन कर सकता है, वह मृदा की भार धारण क्षमता कहलाती है। मतलब आप उसमें कितना भी अधिक से अधिक भार लगा दीजिए मृदा में, उसके मतलब एक यूनिट एरिया में कितना भी भार लगाइए, लोड लगाइए, वो फेल हुए बिना उसको पूरा वहन करेगी। तो उसकी क्या कहलाती है, उसकी बीयरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे देखिए जब हम कोई फाउंडेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि मान लीजिए फाउंडेशन है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये फाउंडेशन है। ठीक, इस फाउंडेशन में ये हम लोगों ने नीचे फुटिंग दी हुई है। ठीक है, और ये एक कॉलम बना है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसके ऊपर टिका होता है। इस फुटिंग पर दो जगह से प्रेशर आता है, एक इस कॉलम का प्रेशर होता है, मतलब लोड होता है, और एक इस मृदा का भी लोड होता है। तो ग्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम, ये स्ट्रक्चर और प्लस मृदा का लोड, जो मृदा से प्रेशर आ रहा है इस पे, उसी को क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, फाउंडेशन के नीचे स्थित मृदा पर स्ट्रक्चर के कारण फाउंडेशन के नीचे स्थित मृदा पर स्ट्रक्चर के कारण तथा सॉइल के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर को या प्रेशर इंटेंसिटी को क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। मतलब टोटल प्रेशर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप। इसको हम QG से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेट प्रेशर इंटेंसिटी। देखिए नेट प्रेशर इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ हम स्ट्रक्चर के कारण जो लोड लग रहा है उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर के कारण जो लोड लग रहा है उससे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, सिर्फ उसको समझते हैं। नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, फाउंडेशन के नीचे स्थित मृदा पर केवल स्ट्रक्चर के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर इंटेंसिटी को नेट प्रेशर इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, QN से। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है QG माइनस गामा T इंटू DF। गामा T यहाँ पर बल्क यूनिट वेट है और ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। ठीक, देखिए जिस मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी पर मृदा फेल कर जाए, मतलब वह कम से कम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी जिस पर मृदा फेल कर जाए, उसी को हम अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम QU या QF से प्रदर्शित करते हैं। फिर है नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। देखो वह मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी जिस पर मृदा फेल कर जाए, समझ रहे हैं, जिस पर मृदा फेल कर जाए उसे नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। नेट और क्रॉस में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि नेट जो मतलब अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है उसमें हम मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी को लेकर चलते हैं, जबकि नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में हम मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी को लेकर चलते हैं। नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, जिसमें हम फाउंडेशन का ही सिर्फ लोड आता है या स्ट्रक्चर का ही लोड आता है, जबकि अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर के लोड के साथ साथ सॉइल का भी लोड या प्रेशर आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी तथा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अनुपात को ही हम नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी को हम
क्यू एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एन एस यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू एन एस से। अल्टीमेट को यू लगा दो, सेफ है तो एस लगा दो, क्यू एन एस से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो होता है वो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अनुपात होता है। तो क्यू एन एस बराबर क्यू एन यू अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले डिफिनीशन की तरफ, जो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। देखिए, वह मैक्सिमम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, वह मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी, मैक्सिमम अल्टीमेट प्रेशर इंटेंसिटी जिस पर सॉइल में बिना किसी रिस्क के ही शियर फेलर हो जाता है। मतलब सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने अभी जो इसके पहले पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में हम मिनिमम ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी को लेते हैं, ठीक है। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में मिनिमम प्रेशर नेट प्रेशर इंटेंसिटी को लेते हैं। लेकिन जब हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना होगा तो हम मैक्सिमम अल्टीमेट प्रेशर इंटेंसिटी लेते हैं जिस पर सॉइल में बिना किसी रिस्क के ही शियर फेलर हो जाता है, तो उसे सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। इसे क्यूएस से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यूएस बराबर क्या हो जाएगा, क्यूएस बराबर हो जाएगा क्यू एन एस प्लस गामा टी इंटू डी एफ, ठीक। क्यू एन एस प्लस गामा टी इंटू डी एफ। गामा टी आपका बल्क यूनिट वेट है और डी एफ जो है वो आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ठीक है ना। देखिए शियर फेलर ऑफ सॉइल, इसमें जैसे इधर पे दिया है शियर फेलर, तो देखिए शियर फेलर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल शियर फेलर, एक होता है लोकल शियर फेलर, एक होता है पंचिंग शियर फेलर, ठीक है। तीन प्रकार के शियर फेलर होते हैं। अगर आप लोगों को लिखना हो तो एग्जाम में आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि टरजागी जो थ्योरी है उसके एजम्पशन से कौन कौन से। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एजम्पशंस ऑफ टरजागी थ्योरी क्या है, इनके अनुसार जनरल शियर फेलर को कंसिडर किया गया है, ठीक है। इनके अनुसार क्या किया गया है कि हमने जनरल शियर फेलर को कंसिडर किया है। इनकी जो एजम्पशंस है उनके अनुसार जिनकी जो एजम्पशंस है वो सैलो फाउंडेशन के लिए उपयुक्त होती है। मतलब इनकी मान्यता सैलो फाउंडेशन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इनके द्वारा फाउंडेशन के बेस को रफ माना गया है। क्या माना गया है, फाउंडेशन का जो इनका बेस है, ये जो फाउंडेशन का बेस है वो रफ माना गया है। देखिए तीन चीजें हैं कि पहला ये कि जनरल शियर फेलर को इसने कंसीडर किया है इन्होंने, दूसरा है कि जो इनकी मान्यता है सैलो फाउंडेशन के लिए उपयुक्त होती है, तीसरा फाउंडेशन के बेस को रफ माना गया है इनके अनुसार, और चौथा है फाउंडेशन के बेस पर, जो फाउंडेशन का बेस है, फाउंडेशन के बेस पर जो गामा टी इंटू डी एफ के बराबर हमने सरचार्ज माना है, ठीक है। सरचार्ज क्या है, देखिए सरचार्ज क्या है, ऐसा नहीं, सरचार्ज क्या है, स्ट्रक्चर के लोड के अलावा जो भी लोड लगता है या स्ट्रेस लगता है उसी को हम लोग बोल देते हैं सरचार्ज। मतलब स्ट्रक्चर के लोड के अलावा किसी भी न्यू में आने वाले स्ट्रेस या लोड को, स्ट्रक्चर के लोड के अलावा, मतलब जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में, उसमें स्ट्रक्चर के लोड के साथ साथ मृदा का भी लोड आ रहा था, तो वो जो मृदा का लोड है वो क्या कहता है, तो उसको क्या कहेंगे, सरचार्ज कहेंगे, ठीक है। फिर है जो पांचवा जंक्शन आपका क्या है, पांचवा जंक्शन ये है वाटर लेवल को फुटिंग के बेस से बहुत अधिक नीचे माना गया है। टरजागी थ्योरी के अनुसार वाटर लेवल को फुटिंग के बेस से बहुत अधिक नीचे माना गया है। फिर है इनके द्वारा जो मृदा है वो होमोजीनियस तथा आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि मृदा जो अगर होमोजीनियस नहीं होगी तो उसमें मान लीजिए कोहेसिव, नॉन कोहेसिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब मतलब उसके साथ रिलेट ही नहीं करेंगी, ठीक है। तो इनके द्वारा मृदा जो है वो होमोजीनियस तथा आइसोट्रोपिक होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक ये है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। तो देखिए पहले इनके पॉइंट्स जान लीजिए आप, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला ये है टाइप ऑफ सॉइल है, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है, तीसरा वाटर टेबल है। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वाटर टेबल, ठीक। टाइप ऑफ सॉइल क्या मतलब ये तीन ही नहीं है,
ये फैक्टर जो इफेक्ट बेयरिंग कैपेसिटी को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं बहुत सारे हैं, जैसे आपका टाइप ऑफ सॉइल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, वाटर टेबल हो गया, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गया, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अमाउंट ऑफ सेटलमेंट हो गया, सेंट्रिक लोडिंग हो गया, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाउंडेशन हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसके जो फैक्टर होते हैं वो इफेक्ट करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी को, जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या है, मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी को मृदा के प्रकार प्रभाव डालते हैं। मतलब जो मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग मृदा के लिए अलग अलग होगी। टर्जा के क्वेश्चन ये स्पष्ट है। मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी हर एरिया की अपने अपने हिसाब से होती है। जैसे कहीं कहीं हमको काली मिट्टी मिलती है, कहीं कहीं हमको लाल मिट्टी मिलती है, कहीं हमको पीली मिट्टी मिलती है, तो सबकी जो बेयरिंग स्ट्रेंथ होगी वो सबकी अलग अलग होगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि टाइप ऑफ सॉइल क्या करता है, वो इफेक्ट करता है बेयरिंग कैपेसिटी को। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज भी भाई जब सॉइल जब अलग अलग होगी तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, किसी की ज्यादा अच्छी है, किसी की बहुत कम, बहुत ही बेकार है। डेंसिटी उसकी किसी की बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बेकार है। परमेबिलिटी, मान लीजिए कोई मतलब कोहेसिव है तो उसका परमेबिलिटी बहुत अच्छा है। बहुत फाइन है, उसमें वाइट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम है तो उसका परमेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई सॉइल की। नेक्स्ट है वाटर टेबल। देखिए किसी भी सॉइल के नीचे वाटर टेबल की वैल्यू मानसून के हिसाब से वेरी करती है। ठीक है, मानसून के हिसाब से वेरी करती है, जिसके कारण सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, किसी भी सॉइल के नीचे वाटर टेबल की वैल्यू मानसून के हिसाब से वेरी करती है, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल की इफेक्टिव स्ट्रेस एंड टोटल स्ट्रेस में वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसके कारण सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी वेरी करती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी वेरी करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन। देखिए हम लोग ना ये यहाँ पे फैक्टर इफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी की, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में क्या है, अलग अलग फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, जो कि सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, जो कि सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कोई ठोस, मान लीजिए कोई सैलो फाउंडेशन हमको बनाना है तो हम कौन सी मृदा पर बनाएंगे, जो दलदली ना हो। ठीक है, और हमको पाइल फाउंडेशन का निर्माण क्यों करना पड़ा, क्योंकि दलदली भूमि पर जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनके लिए पाइल फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमको एक स्टेबल, मतलब एक सतह नहीं मिलती है या एक स्टेबल सरफेस नहीं मिलता है, जिसके कारण हम उसको फाउंडेशन को उस पर टिका सकें। ठीक है ना, तो अलग अलग फाउंडेशन के लिए अलग अलग बेयरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल हमको चाहिए होती है। ठीक है ना, तो ये भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए जो स्ट्रक्चर होगा वो जितना ज्यादा रिजिड होगा उतना उसका लोड अधिक होगा, इसलिए उसको उतनी ही अधिक बेयरिंग कैपेसिटी वाला सॉइल चाहिए होता है। तो इसलिए वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोड लगाएगा उतना ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए सेटलमेंट, अगर मृदा, अगर स्ट्रक्चर ज्यादा रिजिड होगी या स्ट्रक्चर अलग अलग, स्ट्रक्चर की रिजिडिटी भी अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका सेटलमेंट भी अलग अलग होगा। फिर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सेटलमेंट की। देखिए किसी भी स्ट्रक्चर का सेटलमेंट अलग अलग सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि क्ले सॉइल में सेटलमेंट का मान अधिक होता है तथा सैंडी सॉइल में सेटलमेंट का मान कम होता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का सेटलमेंट अलग अलग सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि क्ले सॉइल में सेटलमेंट का मान अधिक होता है तथा सैंडी सॉइल में सेटलमेंट का मान कम होता है। ठीक है ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये जो मेथड्स हैं ये आप लोग के पूरे सिलेबस में नहीं है, आपके जो सिलेबस में है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड मेथड है और ऑन द बेसिस ऑफ IS कोड मेथड है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैं आपको चारों पहले बता देता हूँ कौन कौन से है। देखिए सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए निम्न मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल मेथड। ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड मेथड, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ IS कोड। ठीक, और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग कोड। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड मेथड में। हमको देखिए दो ही पढ़ना है, आप लोगों के सिलेबस में दो ही है, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड मेथड और ऑन द बेसिस ऑफ IS कोड।
तो ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड मेथड में सबसे पहला है प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट है। दूसरा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, या इसी को स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी कह देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लेट लोड टेस्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।